गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 10 सब्जेक्ट एसएस सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? देश में विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच शासकीय शक्तियों का बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जैसे हमारे देश के अंदर कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और ये शक्तियां वे जो है एक दूसरे पर वे जो है उन शक्तियों के माध्यम से नियंत्रण कर सकती हैं, और अपनी अपनी शक्तियां उनके पास अलग अलग होती है। इस सत्ता के साझेदारी के बारे में आपको मैं जो है दो देशों के बारे में समझाऊंगा कि किस तरह से जो है उन्होंने अपने देश के अंदर जो है शांति स्थापित की है सत्ता की साझेदारी करके। बेल्जियम यूरोपीय महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। यह हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा देश है। इसकी सीमाएं जो है नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी के साथ छेदती हैं। इसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी कि हमारा हरियाणा राज्य से भी इसकी जनसंख्या कम है। बेल्जियम में कुल आबादी का 59% डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 40% फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। 1% में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक है कि जो 40% फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले या फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, उनका पर सत्ता पर नियंत्रण है, जिसकी वजह से डच भाषी लोग जो हैं उनसे नाराज हो गए। लेकिन बेल्जियम ने अपनी समझदारी से सत्ता में जो है साझेदारी करके इस समस्या को सॉल्व कर लिया है। आज जो है बेल्जियम के अंदर सभी समुदायों के लोग, सभी भाषी लोग जो हैं आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सत्ता की साझेदारी करके वहां पर देश के अंदर शांति स्थापित हो गई है। दूसरा देश आपका जो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है 1948 के अंदर स्वतंत्र हुआ था। यह हमारा पड़ोसी देश है। इस देश की जातीय बनावट जो है सिंगली 74%, तमिल 18%, ईसाई 7% और अन्य में जो है 1% में अन्य आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 74% सिंगली भाषा को बोलने वाले हैं, उन्होंने जो है अपनी ज्यादा जनसंख्या के माध्यम से जो है सत्ता पर नियंत्रण कर लिया है, और उसने जो है ऐसे ऐसे कानून नियम बनाए हैं जिसकी वजह से जो है सिंगलियों का जो है कल्याण हो सके। उन्होंने 1956 के अंदर कानून बनाया जिसके तहत सिंगली को एकमात्र भाषा घोषित करके तमिलों को दरकिनार कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाती है। संविधान में बौद्ध मत को संरक्षण देने के लिए जो है नए नए कानून बनाए गए हैं। जो सिंगली समुदाय के लोग हैं वे जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके चलते तमिल लोग, जिनकी आबादी 18% है, स्वयं को सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित मानते हैं। यानी कि वे ये कहते हैं कि हमारे को न तो हमारी संस्कृति को फैलाने का अधिकार दे रहे हैं और न ही हमारे को राजनीतिक अधिकार दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो है एक अलग पार्टी का निर्माण कर लिया है। और इस पार्टी के माध्यम से उन्होंने जो है तमिल को राजभाषा बनाने, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समानता के अवसरों को लेकर अपनी मांग शुरू कर दी है, परंतु उनकी इन मांगों की तरफ सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। अब जो है श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध हो गया है, यानी सिंगलियों और तमिलों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया है। दोनों समुदायों के बीच में जो है श्रीलंका के अंदर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, और कई ऐसे परिवार हैं जो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी नहीं की, जिसकी वजह से वहां पर शांति नहीं बनी हुई है। इसके पश्चात आपका सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी कहने का मतलब सत्ता की साझेदारी क्यों कंपलसरी है।
सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, यानी विभिन्न समूहों के बीच टकराव नहीं होता है। इसके साथ साथ राजनीति में स्थिरता बनी रहती है और जो सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा है, यानी कि सत्ता की साझेदारी करके हम जो है लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सत्ता की साझेदारी के रूप, यानी कि सत्ता की साझेदारी किन किन रूपों में की जा सकती है। सबसे पहला, शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी करके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका के अंदर जो है शक्तियों का बंटवारा करके मतलब सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। उसके बाद है सरकार के सत्रों पर साझेदारी करके, यानी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार को अलग अलग पावर देके भी जो सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। सामुदायिक स्तर पर साझेदारी करके विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच में जो है सत्ता की साझेदारी करके भी जो है देश में शांति बनाई जा सकती है। जैसे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच और डच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसी प्रकार जो है दबाव समूहों के बीच साझेदारी करके भी जो है सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। देश में उपस्थित विभिन्न दबाव समूहों के बीच भी जो है साझेदारी करके शासन चलाया जा सकता है। लोकतंत्र के अंदर जो है विभिन्न दबाव समूह होते हैं, जैसे व्यापारी वर्ग से संबंधित, औद्योगिक वर्ग से संबंधित, मजदूर वर्ग से संबंधित। ये सभी, इन सभी समूहों के सदस्य जो है सरकार की समितियों के अंदर सीधी भागीदारी करके जो है अपने हित के लिए जो है सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकती है। इसके बाद आपका जो है संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। संघीय शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जो है शासन के 2 या 2 से ज्यादा स्तर होते हैं। बच्चों, मैंने आपको ये समझाया है चैप्टर, इसमें जो कुछ पर्सन आपको याद करने के लिए दे रहा हूं जो आपने जरूरी करने हैं। पहला क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन है बेल्जियम की जातीय बुनावट के बारे में बताइए। इसके बाद है श्रीलंका की जातीय बुनावट कैसी है। उसके बाद है श्रीलंका में तमिलों की संख्या कितने प्रतिशत है। संघीय सरकार क्या है या किसे कहते हैं। नेक्स्ट है बेल्जियम ने अपनी समस्या का समाधान कैसे किया। उसके बाद है श्रीलंका का गृहयुद्ध किन 2 समुदाय के बीच हुआ। सत्ता के बंटवारे का क्या लाभ है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ और श्रीलंका में सिंगली समुदायों को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। आपने ये सारे प्रश्न अच्छी तरह करने हैं। धन्यवाद।